हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन हरियाणा सेट 2023 इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, ये आपके सभी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे ग्रुप सी डी मीन्स कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसमें सभी में ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था। यहाँ पर मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या M.A. अंसारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यहाँ पर क्योंकि मेन यही पूछा गया है, मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1887 में, यानी 1887 में इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें लगभग 1000 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो मुस्लिम अधिवेशन है इनकी, इसमें जो द्वितीय मुस्लिम अधिवेशन था, कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी, कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, जिसमें उन्होंने स्वयं वंदे मातरम का गान किया था। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसने वंदे मातरम का गान किया था, यानी किस अधिवेशन में। सो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था जो 1896 में हुआ था। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी दर्शन पर। यानी जो उपनिषद हैं वो उनको वेदांत भी कहा जाता है, ये फिलॉसफी पर यानी दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कक्ष स्थापित की गई थी इन विच ईयर, 1943, 1946, 1975 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1943 यानी 1943 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 349, 350, 350 क यानी ए और 351। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 क यानी ए के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य यानी कोई भी ऐसे राज्य को निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपलब्ध निश्चित करवाने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी यानी सॉइल चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ यानी कछारी या फिर रेगूर। राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। चाय की खेती के लिए आयरन, कैल्शियम और मैग्नीज युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी इसमें 4 से 6 pH मान की अम्लीय मृदा, यानी जो कई बार पूछ लिया जाता है अम्लीय जो मृदा होती है उसका pH मान क्या रहता है, 4 से 6 के बीच चाय की उपज के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात।
पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं हैं वो गुजरात राज्य की हैं। यहाँ का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम पेट्रोकेमिकल उद्योग गुजरात के अंकलेश्वर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी या शनि? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बुध। सूर्य के जो सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है वो बुध है, जो सबसे गर्म और सर्वाधिक छोटा ग्रह है। यह मात्र यानी 88 यह 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। शनि सौर मंडल का यानी यहाँ पर जो शनि है वो सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, जो 29.5 यानी इसको 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में यानी जो अर्थ है उसको लगते हैं 365.4 दिन का समय लगता है। देन ये जो 0.4 है ये बाद में कैलकुलेट हो जाता है, जो इसी से ही लीप का ईयर बनता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिहार। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य बिहार है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 25.07 है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच या फिर 270 डिग्री ग्रीनविच? राइट आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी पर 180 डिग्री यामयोतर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ जाता है अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। पश्चिम की ओर यात्रा करते समय यानी अगर इधर पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और पूर्व की ओर यात्रा करते समय यानी जो पूर्व है उस पर एक दिन घटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 82, 84, 85 या 90? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85। यानी इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यानी सर्वोच्च पूछा गया है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या परम विशिष्ट चक्र? राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। इसके एक ओर इंद्र का वज्र और दूसरी ओर हिंदी और इंग्लिश में परमवीर चक्र लिखा होता है। नेक्स्ट है, एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्थायी नाभिक। नेक्स्ट है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित ये संकेत हैं प्रतिबिंबित होते हैं समताप मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर या क्षोभ मंडल पर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयन मंडल पर। यानी पृथ्वी के वातावरण की जो बाहरी परत
की सतह जो 45 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले घेरे में स्थित है आयनित गैसीय कणों से युक्त होती हैं और आयन मंडल के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट देन आयन मंडल में जो ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धन आयन, उनकी उपस्थिति के कारण रेडियो का संकेत जो होते हैं उनका परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण से होता है? परिवर्तन, अपवर्तन, प्रणोदित कंपन, अवमंदित कंपन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवमंदित कंपन। यानी जब एक कंपन करता हुआ स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो अवमंदित कंपन के कारण एक तेज आवाज़ यानी तेज ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरण, पराश्रव्य तरंग या चुंबकीय तरंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग। यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो एमआरआई फुल फॉर्म है, यानी चुंबकीय अनुनाद चित्रण। इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? आँख, कान, नाक या बाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कान। नेक्स्ट है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, यानी उसका जो मुंह है वो नॉर्थ में है। वह 30 मीटर आगे चलकर, यानी सपोज राजू यहाँ पर खड़ा है, इसका फेस इधर है, वह 30 मीटर आगे चलकर, यानी वो 30 मीटर आगे चला जाता है और बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं जो है वो इधर है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर यानी इधर 15 मीटर जाता है। देन अब वह दाएं मुड़कर, यानी इस टाइम हम इसको अगेन यहाँ वो कर लेते हैं, यानी अगर राजू यहाँ पर है तो ये 30 मीटर इधर जाकर देन 15 मीटर यानी बाएं मुड़कर वो चला जाता है। तब वह दाएं मुड़कर, यानी अब ये इधर है, यानी पश्चिम की तरफ इसका फेस है, तो इसका बायां हुआ ऊपर, तो ये 50 मीटर चला जाता है। सो ये 50 मीटर और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, यानी अब ये इधर दाएं मुड़कर चल रहा है और अब ये किस दिशा में जा रहा है, यानी इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इधर रहेगा, यानी ये पूर्व में जा रहा है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्व। नेक्स्ट है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं और एम के दाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर आर एन के बाईं ओर, परंतु ओ के दाहिनी ओर बैठी है। बीच में कौन बैठा है? यानी यहाँ पर जो स्टेजेस हैं, यानी 5 है, 1 2 3 4 5 स्टेजेस हमें देखना है। तो पहले क्या कहा गया है? पी है एम के दाईं ओर, यानी क्योंकि इसमें 1 या 2 हमें कई बार 2 लाइनों से भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, कई बार 3 भी लेनी होती हैं। जैसे क्योंकि एम के दाईं ओर तो इधर बायां और इधर दायां, ठीक है। तो एम के दाईं ओर तो ऑब्वियसली एम या तो यहाँ होगा या यहाँ, मीन्स यहाँ 2-3 प्लेस हो सकते हैं कि अगर एम के दाईं ओर पी, ठीक है। सो देन एम के दाईं ओर पी, यानी इसमें 2 कंडीशन ले सकते हैं हम। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक कंडीशन और ले सकते हैं यहाँ पर कि एम के दाईं ओर पी, इसमें 3 कंडीशंस चल सकती हैं। और ओ के फिर कहा गया है और
ओ के दाहिनी ओर आर। अब ओ के दाहिनी ओर आर, अब यहाँ पर पी है। अब या तो इसमें यहाँ पर ओ के दाहिनी ओर आर, या फिर एक कंडीशन ये चल सकती है कि ओ के दाहिनी ओर आर मीन्स, और यहाँ पर या फिर ये सेम ही है, ओ के दाहिनी ओर आर, ठीक है ये वाला। देन अब नेक्स्ट है आर एन के बाईं ओर। अब ये कंडीशन नहीं हो सकती है, आर जो है वो एन के बाईं ओर बैठी है, ठीक है ये इसका बायां रहेगा, परंतु ओ के दाहिनी ओर, और बिल्कुल दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है। ओ के दाहिनी ओर, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है ओ। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ओ। नेक्स्ट है धान में होपर बर्न होता है। ऑप्शन है ब्राउन फ्लांट होपर्स द्वारा, ग्रीन लीफ होपर्स द्वारा, ग्रास होपर्स, या फिर राइस गंधी बग द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राउन फ्लांट होपर्स द्वारा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल यू कमांड निम्न में से क्या करता है, अनब्लॉक, ब्लॉक, अंडरलाइन या सिलेक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडरलाइन। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज़ किया जाता है। यह कमांड लेटर्स टेक्स्ट जो होती है उसके नीचे एक क्षैतिजकार रेखा खींचता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सेकंड स्टोरेज का रूप नहीं माना जाएगा, फ्लॉपी डिस्क, रैम, फ्लैश ड्राइव या हार्ड डिस्क। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रैम। यानी सेकेंडरी स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है तो जो कंप्यूटर के सीपीयू के नियंत्रण में नहीं होती या फिर मेनली एप्लीकेशन को ये प्रभावित नहीं करती। फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्कस, मैग्नेटिक डिस्कस और जो मैग्नेटिक टेप होती हैं वो कंज्यूमर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले सेकेंडरी जो मेमोरी हैं डिवाइसों के सामान्य रूप होते हैं। नेक्स्ट है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दैट इज ए और बी भाई हैं, यानी ए और जो बी हैं वो भाई हैं। ई पुत्री है एफ की। अब यहाँ पर ए और बी दोनों भाई हैं और दूसरा है ई जो है वो एफ की, ई पुत्री है एफ की, यानी एफ की जो पुत्री है वो कौन है, ई है। एफ पत्नी है बी की, यानी ये जो एफ है ये बी की पत्नी है और ये इसका पति है। देन ई का ए से क्या संबंध है, यानी ई का ए से क्या संबंध रहेगा, बहन, पुत्री, भतीजी या भाभी। ई का ए से संबंध पूछा गया है, यानी अब ये दोनों पति पत्नी हैं और एफ की ये बेटी हैं और ये क्या है बी का, यानी ये दोनों ए जो है बी का भाई है। तो ये क्या लगेगा इसका, मीन्स ये लगेगी इसकी भतीजी, यानी जो इनका रिलेशन है ये इसकी नीस है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भतीजी यानी नीस। नेक्स्ट है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा है, यानी जो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हैं 31
और अरुण का जो स्थान है वो 17वां है, यानी 31 में से हमें 17 माइनस करके, यानी स्थान बताया गया है और अंत से, यानी अंत से भी उसका एक स्थान बताना है। सो ये हो जाएगा 15वां। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 15वां। नेक्स्ट है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते और 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 17 फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? इस तरह का जब प्रश्न आता है तो ये वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकता है। यानी मेन क्या रहेगा इसमें, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, वो 50 हैं, यानी इसको आप एक स्क्वायर में ले सकते हैं। यानी ये टोटल विद्यार्थी हैं। अब इसमें से 12 जो विद्यार्थी हैं वो कोई खेल नहीं खेलते हैं, यानी इसमें जो 12 हैं वो कोई खेल में भाग नहीं लेते हैं। फिर 28 विद्यार्थी क्रिकेट, यानी ये 28 जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और 17 जो विद्यार्थी हैं फुटबॉल खेलते हैं। अब 17 जो विद्यार्थी हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? यानी अब पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसमें क्या है, यानी ये 28 और ये 17। सो यहाँ पर ये जो ये हैं ये हमें सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा, यानी 28 हो गया टोटल। सो 28 में से आपने ये निकालना है -x प्लस 17 माइनस x और जो 12 हैं ये ऐड कर दीजिए और इक्वल टू 50। सो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि 28 में से ये माइनस कर देने हैं, 17 में से ये माइनस कर देने हैं और प्लस, देन दिस इज़ द इक्वेशन और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 7। सो मेन इक्वेशन ही बनानी होती है क्योंकि वेन डायग्राम से ये इजी हो जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उससे तिगुने सही हल किए। यदि उसने कुल 64 गणित के प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न गलत किए? अब जितने गलत प्रश्न किए उससे तिगुने की, मान लीजिए कि गलत कर दिए हैं x और जो सही किए हैं वो 3x, ठीक है, और फिर उसने टोटल कितने किए हैं 64। तो ये इक्वेशन है, यानी 3x प्लस x बराबर 64। सो ये इक्वेशन है। सो ये हो जाएगा 3x 4x बराबर 64 यानी 16। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 16, यानी 16 जो प्रश्न थे वो गलत गए थे। यदि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दी गई है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके स्थान पर। सो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाता है क्योंकि इसमें हर पोर्शन अलग अलग सॉल्व करके देखना होता है। सो फर्स्ट वाला 34 प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा 28 प्लस 76 अपॉन 2 इज इक्वल टू 52। आपने सारे ऑप्शंस ऐसे ही करने हैं। 97 प्लस 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू 68। देन 37 प्लस 73 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 55। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लुप्त संख्या देखनी है कि ये किस फॉर्म में है। अब क्योंकि ये सीरीज़ अब चेक कर लेते हैं कि ये ऐसे है या फिर, क्योंकि दो ही फॉर्म में होती है मेनली। सो 5, 6, 7 और 23, यानी 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 3 6 जा 30 में से 7 गए 23। इसी तरह 4 5 जा 20 में से 6 गए 14। सो 3 4 जा 12 में से 5 गए 7। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और ये जो चिन्ह दिए गए हैं प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समूह चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। सो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन सी देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये रहेगा 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। सो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं क्योंकि इक्वल होना चाहिए। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मीन्स आप अपनी मर्जी से कोई भी पहले ऑप्शंस उठा लीजिए। मेन जैसे डी ऑप्शन ले लिया फर्स्ट या सी। सो जिसमें भी इक्वेशन इक्वल हो जाती है, सो दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी अलग है। मैनर, अटायर, रिस्पेक्ट या पैरिटी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अटायर, क्योंकि अटायर को छोड़कर सारे ही बिहेवियरल टर्म है, यानी रिस्पेक्ट, मैनर या पैरिटी। नेक्स्ट है, 4 बच्चे पी क्यू आर एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं। पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, यानी आप सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई सीढ़ी है, 1 2 3 और 4 ये सीढ़ी है। सो इसमें कहा गया है कि पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, यानी और क्यू पी और आर के बीच में है। अब कंडीशन क्या है, क्यू जो है वो पी और आर के बीच में है। सो ये फर्स्ट है, यहाँ पर क्यू नहीं आ सकता है। सो यहाँ पर जस्ट मेक इट कंप्लीट। सो ये है क्यू जो है पी और आर के बीच में है। एक स्टेप हमें और चाहिए। देन अब इसने कहा है कि क्यू पी और आर के बीच में है, यानी क्यू अगर यहाँ है सो पी और आर के बीच में है, आर और पी, क्योंकि कंडीशन 2 है। अब पी यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है। यदि एस पी से भी ऊपर है तो नीचे, अब एस जो है वो पी से भी, यानी एस का जो प्लेस है वो यहाँ है, पी से भी ऊपर है, तो इसका मतलब है जो पी यहाँ पर पी है, ये कंडीशन सही है। और तो नीचे से तीसरा कौन है, सो नीचे से तीसरा कौन रहेगा, नीचे से तीसरा रहेगा पी, यानी 1 2 और 3। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी यहाँ पर जैसे ये आकृति बनी हुई है, यहाँ पर इसमें से कि कौन से जो ऑप्शन है उसमें ये बन रही है।
और इस ऑप्शन में ए ऑप्शन में ये नहीं बन रही है, देन यहाँ पर ये लाइन, देन दिस वन, देन थर्ड ऑप्शन। इसमें भी ये बिल्कुल, इसमें जो ट्रायंगल शेप है वो नहीं है और ना ही ये ऑप्शन डी में है। सो ये बन रही है, इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, यानी इतने सेकंड के अंतराल पर, और कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। यानी इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है जिसे यहाँ पर इनका यानी जो सेकंड्स दिए गए हैं, आपको इनका एलसीएम निकालना है। सो इनका एलसीएम जो होगा वो रहेगा 504 सेकंड, यानी 504 सेकंड कितने होते हैं, यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 504 सेकंड के बाद, क्योंकि सेकंड ही पूछा गया है, मिनट और घंटे नहीं पूछे गए हैं। सो 504 सेकंड के बाद ही वो एक साथ बजेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो व्यंजक दिया गया है, यानी 156 किसका स्क्वायर रहेगा, ये रहेगा 125 का, यानी 12.5 2 पॉइंट के बाद है। उसी तरह जो 81 है वो रहेगा, यानी 0 पॉइंट, यानी 1 0 और 9, ठीक है। देन 0.1 ये है 361, दिस इज़ 361, और 361 किसका रहेगा, ये वर्ग होता है, ये होता है 0 पॉइंट, ये होता है 19 का, 19। तो इसको ऐड कर दीजिए, तो इसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज़ 12.4, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 में। अब दोनों कितने में करेंगे, अब दोनों को क्या है, हमें इनको ऐड कर लेना है। सो ये हो जाएगा 60, एलसीएम जो होगा इनका 3 + 2 इज इक्वल टू 5/60, ये हो जाएगा 1/12, यानी 12 दिन में। नेक्स्ट है एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे गोला है, गोले को गलाकर बनाया गया है, यानी इसमें जो ठोस गोले का आयतन क्या है, गोले के आयतन है 4/3 πr³, और फिर इसको ढाला गया है, यानी उसको माइनस कर दिया गया है, ख़त्म करके उसको शंकु में ढाला गया है, यानी शंकु का आयतन रहेगा 1/3 πr²h, क्योंकि इसमें हाइट भी होती है। और फिर इसमें कहा गया है कि इसकी जो आधार त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। अब यानी इसकी जो आधार त्रिज्या रहेगी, यानी 4r = हाइट, ठीक है। देन ये हो जाएगा h/r = 4/1, यानी 4:1। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। तो यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यानी 10% छूट देने के बाद भी, यानी अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। मान लीजिए अंकित मूल्य है 100 रुपये, और अब तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 गुना, यानी 10% की तो छूट दे दी है, यानी 100 माइनस 10 90 बटे में 100, ठीक है, तो ये रह जाएगा 90। सो फिर उसके बाद है लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है, अभी भी उसे 17% का लाभ हो रहा है, तो सीपी हो जाएगा 90 गुना में 100 बटे लाभ हो रहा है 100 प्लस 17 यानी 117। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 9000 बटे 117। अब इसमें क्या कहा गया है, जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये मान रहे हैं, तो लाभ का प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत रहेगा 100 माइनस 9000 बटे 117 बटे में 9117 गुणा में 100। सो ये इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कर किया जाएगा 30%। सो ये इक्वेशन बनानी है। आप चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए या एज इट इज़ लिख दीजिए, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़ीरो है इसमें। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 30%। यदि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला, यानी हर 9 बंदे में से एक जो पर्सन है, महिला है, वो कामगार है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी? तो अब इसमें कहा गया है जो महिला हैं, हर 9 में से एक महिला हैं, और टोटल महिलाएं जो है वो 125 है, तो 9 में से एक महिला, तो ये हो जाएगी 125 गुना में 9, यानी ये हो जाएगी 1125। तो टोटल निकालने हैं, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि ए बराबर बी, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c इनका रेशो क्या होगा? अब इसमें क्या है, इसमें बस इसको इक्वल टू इसको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा a बराबर 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यानी b का, देन C बराबर 5/4 गुना B, और सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। A अनुपात B अनुपात C, यानी ये हो जाएगा 2/3 B, 2/3 B, रेशो है इसका b, 5/4 b, तो ये इसको सॉल्व करके आ जाएगा 8, यानी 8 अनुपात 12 अनुपात 15। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। अब जो 9 पूर्णांक हैं उनका औसत 11, यानी 9 पूर्णांक है उनका औसत 11, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना है करते समय जो मूलांक था 32 को, ये जो 23 है उसको 32 लिखा गया, तो जो मूल अंक है यानी 32, 23 को 32 लिख दिया गया, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
32 और प्लस 23, क्योंकि 23 लिखना था लेकिन उसको 32 लिख दिया गया। तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? सो ये अपॉन, क्योंकि औसत पूछा गया है, सो अपॉन में 9। सो ये हो जाएगा 90/9 इज इक्वल टू 10। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85 गणित में, 75 लड़के दोनों में, और जबकि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हो गए। अब परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बतानी है। अब दोनों विषयों में जो फेल लड़के हैं उनका प्रतिशत, क्योंकि यही बताना है कि अगर दोनों विषय में फेल हुए 45 लड़के की टोटल हमें यहाँ पर जो संख्या दी गई है, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की जो टोटल संख्या है, कुल संख्या है, वो बतानी है। अब देख लेते हैं कि दोनों विषयों में जो लड़के फेल हुए हैं, यानी 100 में से यहाँ पर 85 तो पास हो गए हैं और 80 अंग्रेजी में, तो यानी ये हो जाएगा 100 में से 85 और 80 तो हो जाएंगे ऐड, और जो 75 हैं वो दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, तो इनको दोनों को ऐड करके इसमें 75 माइनस हो जाएंगे। सो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 100 माइनस 90% इज इक्वल टू 10%। अब मान लेते हैं कि जो परीक्षा में बैठे लड़के हैं वो टोटल बताने की, हम मान लेते हैं कि x लड़के बैठे थे, तो अब x का जो 10% रहेगा वो 45, क्योंकि इसी से सॉल्व हो गए। तो x का 10% यानी x 10/100 बराबर 45, यानी ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 100 गुना 45/10, तो ये हो जाएंगे 450। तो जो टोटल जो लड़के थे वो 450 थे। नेक्स्ट है, 200 लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। अब पुल की लंबाई क्या है? क्योंकि जितनी पुल की लंबाई होती है उतनी ट्रेन की लंबाई हम ऐड कर दी जाती है। तो इसमें क्या रहेगा, जो ट्रेन है यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल की लंबाई मान लेते हैं x, और समय कितना ले रही है 55, तो ये हो जाएगा अपॉन इसके हो जाएगा 36 गुना 5/18, क्योंकि मीटर में बताना है तो 5/18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 प्लस x इज इक्वल टू 550। सो 550 में से 200 यानी 350। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि कितनी है, कि कितनी हो सकती है? सो मान लेते कि जो उधार दी गई राशि है वो P या X, क्योंकि मूलधन मान लेते हैं उधार दी गई राशि है, तो यानी 7% और बराबर राशि पर दो राशियां बराबर दी गई हैं तो 960 रुपये जुड़ते हैं। तो अगर 7% और 5% पर बराबर ब्याज देते हैं तो 960 रुपये जुड़ते हैं। तो साधारण ब्याज हो जाएगा यहाँ पर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसी तरह दूसरा मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 और इक्वल 960। सो ये इसकी इक्वेशन है। सो ये हो जाएगा P गुना 12 गुना में 4 बटे 100 बराबर 960। सो जो इसको सॉल्व करके आएगा दैट इज़ 2000 यानी 2000 रुपये।
इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें मेनली इक्वेशन जो स्टेटमेंट है उसको समझना होता है। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 5 माइनस 5 की जो पावर है 2/3 हो तो ये इक्वेशन सॉल्व करने की इसमें क्या आएगा। सो इसमें क्या करना है, x बराबर, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 x की 3 माइनस 15 प्लस 60 माइनस 15। सो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो इसमें आ जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वेशन में क्या दे रखा है, x बराबर 5 माइनस 5 की 2/3, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3, ठीक है। देन 5 माइनस एक्स की का क्यूब, देन 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब, यानी इसका क्यूब करना है। देन ये हो जाएगा 5 की स्क्वायर, तो जैसे इसका क्यूब करने के बाद देन ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, फिर देन ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3, देन अगेन 5 2/3 5 की पावर प्लस 5 1/3 5 की ये पावर है। देन इसको सॉल्व कर लीजिए, आवर आंसर इज 5। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्कर्ष और सिद्धार्थ ने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 7,000 और 8,500 रुपये का निवेश किया और उन्होंने व्यापार में 9,300 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो इनमें से सिद्धार्थ का हिस्सा क्या है, यानी इसमें क्या करना है, दोनों की जो पूंजी है उसका रेशो देखना है। यानी उत्कर्ष को 7,000 और सिद्धार्थ जो है उसको 8,500 यानी 8500। तो इसका जो रेशो आ जाएगा यानी 14, इसको कट करके 17। लेकिन उन्होंने व्यापार में जो लाभ जो कमाया है, लेकिन दोनों का, क्योंकि इसमें से सिद्धार्थ का हिस्सा निकालना है, जो सिद्धार्थ का हिस्सा तब निकलेगा दोनों को ऐड करके, यानी 14 और 17 को ऐड करके आ जाएगा 31। तो इसमें सिद्धार्थ का हिस्सा निकालना है, तो यानी 17 अब यानी 17/31 मल्टीप्लाई बाय 93, यानी इसमें से इसका हिस्सा निकालना है। सो राइट इसको सॉल्व करके जाएगा 5,100 यानी 5100 रुपये। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड, क्योंकि ये किलोमीटर में निकालनी है तो 18/5 से सॉल्व हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है यानी 360 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म भी वही माना जाता है। तो 360 प्लस 360 यानी 360 अपॉन जो समय है वो 36। सो ये हो जाएगा 720/36 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है, तो ये किससे होगा, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 18/5
यानी 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है 250 मीटर और व्यक्ति कहाँ खड़ा है? ट्रैक के किनारे, तो उसको 15 सेकंड में पार करती है, यानी ये हो जाएगा 250 यानी 250/15 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। फिर इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए यानी 18/5 से गुना, यानी 50/3 गुना 18/5, 3 6 18 and 10, सो ये जाएगा 60, 10 के 60। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी इक्वल बिफोर लॉ से संबंधित है? अनुच्छेद 16, 14, दिस इज 15, 14 और 13। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था बनाएगा और उन पर एक समान लागू भी करेगा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर या बेंगलुरु? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 27 मई 1909 यानी 1909 को स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणीय शिक्षा संस्था है। नेक्स्ट है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। नेक्स्ट है 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच संबंधित था प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को या शैक्षणिक सुधारों को? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शैक्षणिक सुधारों को, यानी शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को लागू किया और इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और 3 प्रेसिडेंसिया कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किया गया था। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।